हकीकत क्या है, आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। मोहित खान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोहित खान 2012 में भदरसा दंगे का भी आरोपी है। भोला गुप्ता की हत्या के आरोप में मोहित खान जेल भी गया, लेकिन अभी भी समाजवादी नेता मोहित को भाई भाई बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो चाचा शिवपाल नार्को टेस्ट वाला फॉर्मूला लेकर आ गए। समाजवादी पार्टी का टेस्ट अब अयोध्या लेगा। जिस पीडीए के दम पर अखिलेश उत्तर प्रदेश की कुर्सी ले रहे थे, देख रहे थे उसके सपने, उसका डीएनए अयोध्या बदल देगा। शुरुआत मिल्कीपुर उपचुनाव से होगी। खुद अखिलेश ने पीडीए में एक को चुन लिया है। पीडीए में अखिलेश यादव क्या ए के लिए पी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अखिलेश यादव को किसके डीएनए पर ज्यादा भरोसा है? पीडीए वर्सेस डीएनए, यूपी में नया घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन अब पीडीए के ऊपर डीएनए को ले आए हैं। तो सबसे पहले तो डीएनए टेस्ट अखिलेश जी का होना चाहिए कि ये हिंदू है मुस्लिम है, ये अपना कराएं, तब फिर उसके बाद बच्ची का कराएं। को हम बहिष्कार करते हैं। समाजवादी को हमारे साथ खड़े नहीं हुए हैं और इनका पार्टी का कोई नेता यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने आज तक कभी उन्होंने इंग्लिश में बात नहीं किया था मीडिया के सामने, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो पीडीए नाराज है पूरी तरीके से और वो बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। को टेस्ट या डीएनए टेस्ट ये तो बाद में होता रहेगा, जो होगा ये गलत है। आज तक जो समाजवादी पार्टी में जो घृणित कार्य हुए हैं, क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं? अयोध्या रेप केस में मोहित खान का नाम आता है तो अखिलेश यादव इसको बीजेपी की साजिश बताते हैं। मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद योगी को एंटी मुस्लिम, एंटी यादव बताते हैं। पीड़िता का परिवार योगी से मिलता है, इंसाफ मांगता है, योगी भरोसा देते हैं तो अबू आजमी इस मुलाकात पर सवाल उठाते हैं। एक 12 साल की मासूम बच्ची का गैंगरेप होता है, उस आरोपी को कड़ी सजा की मांग करने के बजाय आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। इतने असंवेदनशील वो कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर रेपिस्ट सही रेप है तो मैं समझता हूँ कि उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको फांसी होना चाहिए। इस्लाम ने 1400 साल पहले रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिया, उससे निचली कोई सज़ा ही नहीं है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि बार बार समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमान ये दिखाया जाए कि मुसलमान है, समाजवादी पार्टी का रहता है। मैं पूछता हूँ ये समाजवादी पार्टी या मुसलमान दिखाने की ज़रूरत क्या है? जो भी शख्स ऐसा है, ये जानबूझ करके मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो घर तोड़ने का कौन से संविधान में लिखा हुआ है? बगैर कोर्ट के फैसले के सजा देना, सजा आपने घर गिरा के दे दिया। कल वो रेपिस्ट छूट गया केस से तो उसका घर वापस देंगे आप? इससे 5 मिनट में मुलाकात हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री के पास जाकर फौरन बात कर लेती है। अबू आजमी को सबसे पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। जिस वक्त अबू आजमी मोहित खान को डिफेंड करने वाली स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होंगे, उस वक्त योगी जनता दरबार में महिलाओं से उनकी समस्या सुनकर समाधान कर रहे थे। हर धर्म की, हर जाति की, हर क्षेत्र के लोग योगी से मदद मांगने आए थे। इन सबको यकीन है योगी हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा। सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है। यकीन तो अखिलेश यादव को भी है, योगी राज में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे उसका नाम मोहित खान ही क्यों न हो। 4 अगस्त तक अखिलेश यादव को ख्याल नहीं आया पीड़िता के बारे में सोचने का। जब पार्टी का टॉप लीडर दूरी बनाने लगता है तो पूरी पार्टी उसी लाइन पर चलती है। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, लेकिन अभी तक पीड़िता के परिवार से नहीं मिले। समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन अयोध्या नहीं गया। अखिलेश यादव एक बार भी अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, लेकिन अयोध्या जीतने पर अवधेश प्रसाद की नेशनल मार्केटिंग जरूर की। अखिलेश यादव को यूपी में सबसे बड़ी जीत अयोध्या की लगती है। अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया था तो अयोध्या के पिछड़ा वर्ग ने इस पर भरोसा किया था। अयोध्या में पिछड़ों में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं, दूसरे नंबर पर निषाद हैं। लोकसभा चुनाव में निषाद समाज ने अखिलेश का समर्थन किया था। अयोध्या रेपकांड ने सबसे ज्यादा झटका निषाद समाज को दिया है। उस पर अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट ने इसकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। इनका कहना है कि अखिलेश ने अल्पसंख्यकों को आगे किया, पिछड़ों को पीछे कर दिया।
ज्यादातर इसमें सब निषाद जाति के हैं। आपका नाम क्या है? संतोष निषाद महाराज जी। अच्छा, संतोष निषाद जी, ये बताइए, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा, अयोध्या में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी जीत गई क्योंकि पिछड़ों ने, दलितों ने, सबने, अल्पसंख्यकों ने, सबने वोट किया सपा को। अब जब ये कांड हुआ है बच्ची के साथ, तब क्या लग रहा है आपको? नहीं, पहली चीज तो जो पीडीए का जो फार्मूला है ये पूरा सरासर जो है झूठा हो गया है। जिस पिछड़े की बात की जाती है, पी से पिछड़े जिस बात की जाती है, वो निषाद समुदाय पिछड़े में ही आता है, गिनती होती है, और उसी के साथ शोषण किया जाता है। और लास्ट में ये है वो अल्पसंख्यक जिसको बोला जा रहा है वही शोषण कर रहा है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये जो है पिछड़ों के लिए कोई मतलब इसका नहीं रह जाता। आपका नाम क्या है? आसाराम निषाद। अच्छा, आशाराम जी, ये बताइए कि जो ये पूरा रेप का मामला हुआ, इसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, शिवपाल यादव ने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है? जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके समाज से या उनके परिवार से किसी बेटी के साथ होता तो पहले उसको, पीड़ित को न्याय दिलाते, पहले नार्को टेस्ट या डीएनए टेस्ट करवाते। मैं उनसे सवाल खड़ा करता हूं, पहले इसका जवाब वो दें। गाँव तक था, चुनाव जीत गए, उसके बाद पीडीए खत्म हो गया। अमरनाथ निषाद जी, ये बताइए कि जो निषाद लोग लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे थे, अब ये इस घटना के बाद क्या देखते हैं? इस घटना के बाद आप एक जान लीजिए कि सुल्तानपुर जो निषाद समाज रामभुआल निषाद जी जीते हैं, अगली बार समाजवादी पार्टी से अगर यहाँ आएंगे तो ये भी नहीं जीतेंगे, और न कोई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि 80% निषादों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है कि अखिलेश सिंह हमारी मदद करेंगे। बहुत आशा के साथ, विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से निषाद समाज के को अनदेखी कर रहे हैं, और उनका ये पीडीए, ये सब फार्मूला जो है सब फेल हो जाएगा। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की सलाह दे रहे हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की मांग लेकर आ गए। पूरा यादव परिवार किसके साथ है ये सबको समझ आ रहा है। बात यहां तक खत्म नहीं हुई। जिस मोहित खान ने 12 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, उसको समाजवादी पार्टी के नेता अब भी भाई कह रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई। पूरे केस में समाजवादी पार्टी एक तरफ मोहित खान के सपोर्ट में खड़ी है। इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसके साथ है, सपा के लिए किसका वोट ज्यादा जरूरी है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में जो विक्टिम बच्ची है उसके साथ ही अपराधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो, शिवपाल यादव कह रहे हैं नार्को टेस्ट हो, और कोई भी बच्ची से मिलने नहीं गया सपा। डीएनए टेस्ट की अगर हम मांग कर रहे हैं कि जो सर्विलांस से जुड़े हुए उसके तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो प्रस्तुत किए जाए। अगर जो मुइद हैं जिनकी उम्र 70 साल है, अगर वो उस बेटी से कभी मिले होंगे तो कभी उसका नेटवर्क मैच करेगा ना, सर्विलांस मैच करेगा ना, लोकेशन मैच करेगी, सीडीआर से मोबाइल नंबर से बात किया गया होगा तो सीडीआर में वो डिटेल निकलेगा ना। तो अगर हम डिटेल मांग रहे हैं तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द है? गए भी नहीं कोई बच्ची के पास। हमारे जाने की चिंता वो ना करें, हम बेटी के लिए बहुत चिंतित हैं। डीएनए टेस्ट हो या फिर नार्को टेस्ट, कोई भी टेस्ट होता है तो कोर्ट के आदेश से होता है, जांच एजेंसी करती है, कोई नेता किसी सीएम के आदेश से ऐसा नहीं हो सकता। ये बात अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने जरूरी होते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि अगर वो पी के साथ खड़े होते हैं तो एक खफा हो जाएगा। पी यानी पिछड़ा वोट सपा, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी में बटा है, लेकिन मुस्लिम वोट का ठेका सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है। अब अयोध्या में मुस्लिम वोट की क्या अहमियत है वो समझिए। अयोध्या लोकसभा की मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और यहां पर अखिलेश को पिछड़ा से ज्यादा मुस्लिम वोट की जरूरत है। मिल्कीपुर में 55,000 यादव हैं, 55,000 ही पासी हैं। मुस्लिम वोट 30,000 हैं, यानी 1,40,000। मिल्कीपुर में टोटल वोटर्स 3,40,000 हैं। अब 1,40,000 वोट पक्के हो जाएं तो जीत पक्की हो जाती है, बाकी वोट तो जोड़ लिए जाएंगे।
लेकिन अगर मुस्लिम वोट गुस्सा हो गया, विरोध में उतर आया, बंट गया, तो मिल्कीपुर हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए पीड़िता के साथ खड़े होने से ज्यादा जरूरी है मुस्लिम वोट को एक रखना, क्योंकि मिल्कीपुर में कब बाजी पलट जाए कोई कह नहीं सकता। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 3 बार जीती, बीजेपी 2 बार और 1 बार कांग्रेस जीती है। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बनने से पहले मिल्कीपुर से विधायक थे। 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को करीब 48% वोट मिले, बीजेपी को 42% और बीएसपी को सिर्फ 6.5% के करीब वोट मिले थे। मिल्कीपुर में पहली बार ऐसा हुआ था जब मायावती का वोट बैंक टूटा था, जबकि बीजेपी का वोट बैंक पिछले 2 चुनाव से लगभग फिक्स है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 43.5% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 29.37 और बीएसपी को 23% वोट मिले थे। 2022 में बीएसपी का वोट बैंक सपा में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इस बार ये उल्टा हुआ तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी हार जाएगी और अयोध्या वाला उनका नैरेटिव बंद हो जाएगा। इसका ही डर समाजवादी पार्टी को है। अगर मोईद खान का साथ छोड़ा तो अयोध्या के मुस्लिम वोट बंट जाएंगे। अयोध्या लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसको समाजवादी पार्टी ने 7 हिस्सों में बांटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इस लिस्ट में 3 मुस्लिम को नगर अध्यक्ष चुना है। मैसेज क्या देना है, किसे देना है, सब सामने है। मोईद खान का नाम भी लिस्ट में है। मोईद खान समाजवादी पार्टी को वोट और नोट दोनों देता था, मुस्लिम वोट का ठेकेदार है और अवैध कारोबार से पार्टी फंड को भी भरता था और पीड़िता का परिवार भी इससे डरता है। बताए भाई कभी मत तोस के बहाना बुलाए है, वहीं पर घटना करे हैं मोहिद और राजू। जैसे जो मोहिद खान आपके गांव के ही हैं, इनके बारे में कुछ पहले भी कुछ किसी तरह की इस तरह की जानकारी थी? तमाम जने रह के का बताइए, हमेशा वैसे करते। क्या अभी भी आपको कुछ धमकी वगैरह मिल रही है? हाँ, मुसलमान में धमकी दिया था, वहीं मार डाल। मोईद खान की अवैध बेकरी और तालाब पर कब्जा खत्म किया गया। अब इस कॉम्प्लेक्स की बारी है जिसको सरकारी जमीन पर बनाया गया है। अयोध्या का ये भदरसा इलाका है और मोईद खान की ये बेकरी है जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, क्योंकि ये आरोप है कि ये तालाब बगल में जो दिखाई दे रहा है इसी की जमीन ये भी थी और यहाँ पर मोईद खान ने अपनी बेकरी बना दी थी। अब बेकरी में मशीन्स भी लगी हुई थी, आधुनिक मशीन्स लगी हैं जिसमें बेक किया जाता था। पूरी बेकरी को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया है और सिर्फ ये बेकरी नहीं, कहा जा रहा है कि इधर जो ये कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पीछे, ये भी तालाब की जमीन पर इलीगल तरीके से बनाया गया है। इस पे निशान लगा दिए गए हैं। हालांकि इसमें एक बैंक है तो बैंक को नोटिस दिया गया है खाली करने का। तो जब ये बैंक खाली कर देगा तो जितने हिस्से में निशान लगाया गया है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। पूरे इलाके में दहशत है क्योंकि एक मासूम बच्ची के साथ यहाँ पे गैंग रेप हुआ है और बगल में आगे जाएंगे तो मोईद खान का यहाँ घर भी है और गांव में लोग थोड़ी दहशत में हैं। हालांकि गांव वालों का कहना है कि जो मोईद खान था वो दबंग किस्म का था, लोग डरते थे। अब पूरे इलाके में यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मोईद खान की अवैध बेकरी तोड़ दी गई, तालाब पर बाउंड्री तोड़ दी गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा तोड़ा जाएगा। मोईद खान का घर कब्रिस्तान की जमीन पर बना है, उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन ने मोईद के घर वालों से कागज मांगे हैं जो अभी तक मोईद का परिवार नहीं दे पाया। मोईद के परिवार में 6 बच्चे हैं, 4 लड़के और 2 लड़कियां। मोईद के चाचा का अस्पताल भी है, उसकी भी जांच हो रही है। मोईद खान अयोध्या के भदरसा का रहने वाला है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है। मोईद खान कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको मजहब को पावर बनाने और वोट बैंक बनाने का पूरा ज्ञान है। मोईद खान की शुरुआती पढ़ाई मदरसे से हुई, उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। 20 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और पिछले 12 साल से सपा का नगर अध्यक्ष भी है। मोईद खान पर पहली बार आरोप नहीं लगे हैं, पहली बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। 24 अक्टूबर 2012 में भदरसा में दंगा हुआ। दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकाल रहे हिंदुओं पर हमला हुआ। इसमें भोला गुप्ता की हत्या कर दी गई। मोईद पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा। एफआईआर दर्ज हुई और जेल भी गया, लेकिन बाहर आया और अपने ही घर में पुलिस चौकी खोल दी। जब मोईद खान का बाल भी बांका नहीं हुआ तो भदरसा का पूरा सिस्टम मोईद के सामने झुक गया और मोईद का जो मन किया वो उसने किया। लेकिन मोईद खान को अंदाजा नहीं होगा, एक दिन उसकी फाइल योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंच जाएगी
और अब मोईद का पूरा हिसाब किताब होगा। संसद में सोमवार को मोदी सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है और इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। मोदी सरकार में 5 अगस्त का विशेष महत्व। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 को ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया था। वक्फ एक्ट संशोधन बिल में क्या बदलाव होगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। आर्टिकल 30 के तहत में हर शख्स को मजहबी एतबार से अपनी तालीम देने का उनको इख्तियार है और हमें संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। एक समुदाय के मदरसों को या एक समुदाय को टारगेट बनाना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। यूपी में 24,962 मदरसे हैं, जिसमें 16,513 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन 8,449 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते हैं। योगी सरकार इन्हीं अवैध मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। प्रशासन ने ऐसे मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध रूप से चल रहे हैं। कार्रवाई की शुरुआत अलीगढ़ से होगी। अलीगढ़ प्रशासन 94 अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों को जल्द बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। सीएम योगी ने 2022 में यूपी के सभी मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया। ये पता लगाया कि इन मदरसों को कहां से फंडिंग हो रही है, किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर्वे से खुलासा हुआ कि यूपी में 8,449 मदरसे बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किया गया। सरकार के फैसले के विरोध में इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी से मुलाकात की। पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी कि सभी मदरसे किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित किए गए हैं और इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। लेकिन योगी सरकार अवैध मदरसों को बख्शने के मूड में रही है। सरकार के फैसले का मदरसा संचालक विरोध कर रहे हैं, मजहबी तालीम को रोकने की साजिश बता रहे हैं। सर्वे करने के बाद फिर ये इस तरह से मदरसे वाले को मतलब मदरसे की जांच को लेकर के या बंद करने को लेकर के बातें कहना, जहां तक मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। क्योंकि जब ये रूल बन चुका हो, कानून बन चुका 2009 के अंदर, तो इस तरह से बार बार मदरसे वाले को टॉर्चर करना मैं नहीं समझता हूं कि ये बात ठीक है, मुनासिब है। तीसरी बात यह है कि हमें इंडिया का जो रूल है आर्टिकल 30 के तहत में मजहबी एतबार से हर धर्म वालों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर धर्म वालों को अपने धार्मिक एतबार से अपने बच्चों को शिक्षा देने का हमें इंडियन रूल ने अधिकार दिया है। यूपी में योगी सरकार बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर एक्शन की तैयारी में है, तो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव का प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दे दी है। अब वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी मिली है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉज को भी हटाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड में संशोधन वाले बिल की खबर आई तो मौलाना मोदी सरकार पर भड़क गए। मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले परेशान हो गए। ओवैसी ने तो संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश बता दी। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि
बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मौलाना क्यों नाराज है? सियासी पार्टियां क्यों मोदी सरकार को कोस रही हैं? वक्फ बोर्ड में सबको इतना इंटरेस्ट क्यों है? आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। वक्फ बोर्ड दो तरह के होते हैं, पहला शिया वक्फ बोर्ड और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं। अभी वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,646 अचल संपत्ति है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 16,713 चल संपत्ति भी है। देश भर में वक्फ की 8,70,000 संपत्तियां 940 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। वक्फ के पास सबसे ज्यादा कुल 1,24,735 संपत्तियां यूपी में हैं। वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जिसके पास वक्फ की कुल 33,147 प्रॉपर्टी है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना का नंबर आता है। तेलंगाना में वक्फ के पास 32,158 प्रॉपर्टी है। यही वजह है कि भाईजान सबसे ज्यादा नाराज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनको सोचना चाहिए क्या होगा बिहार में। इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी से क्या करेंगे? छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। वक्फ बोर्ड में नए संशोधन के बाद बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम स्कॉलर्स, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। मोदी सरकार जल्द ही ये बिल संसद में पेश कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि ड्राफ्ट बिल में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। बिल पास होने के बाद किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव की तैयारी है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ये दुनिया समझेगी अगर हम ये करेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेशन और एक खास वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए ताकि हमें मेजोरिटी का सिंपैथी मिले। लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा और हिंदुस्तान का जमीर, हमारे अवाम, अजीम अवाम, भारत की जनता जो अजीम, जो ग्रेट है, उसका जमीर जाग गया है। वो संविधान को मान रही है। वो कह रही है कि संविधान ने आर्टिकल 30 और 13 में ये अकोमोडेशन है कि हर वर्ग अपने हिसाब से अपनी चीजों को, अपने पुरखों की चीजों को, अपने मज़ारात, कब्र, मसाजिद और जितने भी हैं, ये पुरानी बात है। बीजेपी ने हमसे ही छेड़छाड़ नहीं की। बीजेपी ने अकाल तख्त से, हमारे सिख रहनुमाओं से भी बात हुई, वहां भी छेड़छाड़ की इन्होंने पिछले टर्म में अपने। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। जब कोई शख्स अल्लाह या इस्लाम के नाम पर अपनी संपत्ति या पैसे दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करती है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है।
इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा और गरीब कल्याण जैसे कामों में लगाया जाता है। देश में अभी कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को लेकर पहली बार संशोधन हो रहा है, पहले भी इसमें बदलाव होते रहे हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर में हुई थी। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का जिक्र है। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। एक्ट के तहत सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में कांग्रेस सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के गठन की इजाजत देने के लिए कानून में संशोधन किया और वक्फ बोर्डों को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए थे। इसके बाद से ही केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में केंद्र के सलाहकार के तौर पर काम करती है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी थी। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। सरकार आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों करने जा रही है, ये भी समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर वो किसी संपत्ति पर अपना दावा करे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के मुताबिक बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब से सरकार बनी है 10 साल हो गए, ये तीसरा टर्म शुरू हो गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, कभी राम मंदिर के ऊपर बात, कभी मथुरा मस्जिद के ऊपर बात, कभी ज्ञानवापी के ऊपर बात, कभी 370 पे बात। मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप किसानों की तरह जागेंगे नहीं, किसानों की तरह आप सड़कों पे नहीं आएंगे, संवैधानिक तरीके से बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की एक बड़ी वजह इसकी मनमानी भी है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था। इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। वक्फ बोर्ड गांव के एक मंदिर की जमीन पर भी दावा कर रहा था, जो करीब 1500 साल पुरानी थी। जब राजगोपाल नाम के शख्स ने अपनी जमीन बेचने का प्रयास किया तो ये मामला सामने आया। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला कि जिस जमीन को बेचने की वो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन वक्फ की हो चुकी है और अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड है। इतना ही नहीं, सारे गांव वालों की जमीन ही वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी थी। ऐसे ही 2024 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के एक नामी 5 स्टार होटल को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। हालांकि हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड का दावा टिक नहीं सका। वक्फ बोर्ड के दावों पर देश के कई प्रदेशों में विवाद है। कानपुर देहात में मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। ऐसे ही मामले हरियाणा, सूरत और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आए। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उन संपत्तियों को लेकर है जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है। देश भर में ऐसे हजारों मंदिर और धर्म स्थान हैं जिनका स्वरूप बदलकर मस्जिद या दरगाह बना दिया गया। मथुरा का शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या में कभी रहा बाबरी मस्जिद और धार का भोजशाला, इन सभी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा था।
अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, बाकी जगहों को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजों के शासन के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा और ये लंदन के प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया।